नमस्कार दोस्तों, श्रीलंका देश में एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर बैन लगा दिया गया है और पूरे आइलैंड पर कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया जा चुका है। इससे पहले हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। पूरे देश में सख्त शॉर्टेज चल रही है फ्यूल की और खाने की। लोग बहुत गुस्से में हैं और श्रीलंका एक भारी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। क्या कारण है इसके पीछे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। आज श्रीलंका में हालात बहुत खराब हैं। वहाँ इमरजेंसी के साथ 36 घंटे का पुलिस कर्फ्यू भी लगा हुआ है। खाने पीने के सामान की कमी के साथ लोग पेट्रोल डीजल की कमी से भी जूझ रहे हैं। श्रीलंका के गुस्साए लोगों ने राष्ट्रपति के आवास पर धावा बोलने की कोशिश की, जहां उनका सामना पानी की तेज बौछारों और आंसू गैस के गोलों से हुआ। Give it to people who actually can do something, okay, and just leave the country because this is enough. आइए पहले श्रीलंका की आज के दिन की सिचुएशन को थोड़ा गहराई से देखते हैं। फरवरी के महीने में श्रीलंका के जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स थे वो सिर्फ 2.3 बिलियन डॉलर्स थे। जनवरी 2020 से कंपेयर करोगे तो 70% ये नीचे गिर चुके हैं। किसी भी देश में अगर फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बहुत कम है तो इसका मतलब उस देश के लिए बाहर से सामान इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। श्रीलंका के आज के दिन के करेंसी रिजर्व इतने बचे हैं कि वो सिर्फ एक महीने के गुड्स इंपोर्ट कर सकते हैं अपने देश में। इसके अलावा करीब 4 बिलियन डॉलर्स की डेट पेमेंट्स हैं श्रीलंका के ऊपर। अब इंडिया में हम इंपोर्टेड सामान को अक्सर लग्जरी आइटम की तरह देखते हैं, इंपोर्टेड फोन्स, इंपोर्टेड लैपटॉप्स, इंपोर्टेड गाड़ियां। लेकिन श्रीलंका की जो इकोनॉमी है दोस्तों, वो इंपोर्टेड सामान पर रिलाय करती है बेसिक प्रोडक्ट्स के लिए भी, जैसे कि शुगर, सीरियल्स, फार्मास्यूटिकल्स। थैंकफुली इंडियन इकोनॉमी इतनी बड़ी है, इंडिया इतना बड़ा है देश, ये सारी चीजें इंडिया में ही ग्रो करती हैं, तो अलग अलग स्टेट से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, बाहर देश से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन श्रीलंका को अपने देश के बाहर से इन चीजों को इंपोर्ट करना पड़ता है। अब क्योंकि लो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स की वजह से इन चीजों को इंपोर्ट करना मुश्किल हो रहा है, तो देश के अंदर इन बेसिक चीजों के दाम बड़ी तेजी से बढ़ने लग रहे हैं। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। सिर्फ पिछले महीने में 25% इन्फ्लेशन हुई है श्रीलंका में। लोगों को बेसिक सामान खरीदने में दिक्कत हो रही है, चावल, चीनी, दूध। एक श्रीलंकन एक्टिविस्ट ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को बताया कि चावल का दाम श्रीलंका में अगले एक हफ्ते में 500 रुपए पर किलो हो सकता है। यहां पर मैं श्रीलंकन रुपीस की बात करने लग रहा हूं। एक इंडियन रुपी अप्रोक्सीमेटली 4 श्रीलंकन रुपीस के बराबर होता है। आज के दिन चावल 290 रुपए पर किलो, चीनी 290 रुपए पर किलो, मिल्क पाउडर 400 ग्राम 790 रुपए। हालत ये आ गई है कि कुछ रेस्टोरेंट्स में एक कप चाय 100 रुपए तक में मिलने लग रही है। एक श्रीलंकन स्कूल टीचर ने बताया कि इनके परिवार में 3 लोग हैं। इनके महीने का एक्सपेंस होता था पूरे परिवार का 30,000 श्रीलंकन रुपीस पर मंथ, लेकिन पिछले महीने इनको 83,000 श्रीलंकन रुपीस का खर्चा आया। मिल्क पाउडर की भी शॉर्टेज चल रही है और लोगों के लिए दाल चावल खरीदना भी मुश्किल हो रहा है। अब इसके अलावा पूरे देश में बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी की भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि फ्यूल को भी बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे बिजली आ रही है लोगों के घर में। इतने ज्यादा पावर कट्स हो रहे हैं कि श्रीलंका के पावर मिनिस्टर ने ऑफिशियल से कहा है कि सड़कों पर जो स्ट्रीट लाइट्स जलने लग रही हैं उन्हें बंद कर दो बिजली बचाने के लिए। सरकार ने ऑर्डर दिया है अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कि वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के श्रीलंकन ब्रांच, जो कि लंकन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, वहां से डीजल ले ले। LIOC ने 6000 MT डीजल दिया है श्रीलंका को ताकि ये सिचुएशन थोड़ी सुधरे। यहां पर कुकिंग गैस की सप्लाई अब सिर्फ हफ्ते में एक बार आ रही है और गैस सिलेंडर का दाम 3,000 रुपए से बढ़ाकर 4,200 श्रीलंकन रुपए तक कर दिया गया है, जो कि अराउंड 1,200 इंडियन रुपीस होता है। फ्यूल स्टेशंस के बाहर लंबी लाइनें लग रही हैं लोगों की। न्यूज़पेपर और प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज तक पर इसका असर दिख रहा है। अखबारों को अपने प्रिंट कम करने पड़ रहे हैं क्योंकि प्रिंटिंग मटेरियल की शॉर्टेज पड़ रही है। स्कूल के एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है। इतनी भयानक खाने की शॉर्टेज और इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते कुछ लोगों ने देश छोड़कर भागना शुरू कर दिया है। पहले सेट ऑफ 6 रेफ्यूजीज पाए गए थे रामेश्वरम के पास एक आइलैंड पर। उन्होंने कहा कि उन्होंने 50,000 रुपए दिए थे फिशरमैन को कि वो इंडियन वाटर्स के अंदर एक आइलैंड पर उन्हें ड्रॉप कर दे। ये 6 रेफ्यूजीज एक यंग कपल है, उनका 4 महीने का एक बहुत छोटा बच्चा है, एक और औरत है और उसके 2 बच्चे हैं। इन्हें रेस्क्यू किया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा और कोस्ट गार्ड कैंप पर इन्हें खाना दिया गया। बाद में इन्हें पुलिस को हैंड ओवर कर दिया गया और पुलिस बाद में इन्हें एक रेफ्यूजी कैंप में ले गई। इसके बाद फिर एक दूसरा ग्रुप आया 10 रेफ्यूजीज का, जिन्होंने कहा कि उन्होंने 3 लाख रुपए स्पेंड किए थे ताकि वो देश को छोड़कर भाग पाए और सेफली इंडिया में पहुंच पाए। तो आप
सोच सकते हो कि लोग कितने डेस्परेट हैं यहां पर। तमिलनाडु के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग करीब 2000 रेफ्यूजीज इंडिया आ सकते हैं अगले कुछ हफ्तों में। इसी को लेकर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन ने मीटिंग करी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ और परमिशन मांगी कि स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ किया जाए कि श्रीलंकन तमिल्स अब जो रेफ्यूजीज बन के आएंगे तमिलनाडु में, उन्हें स्टेट गवर्नमेंट ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कर सके। इंडिया ऑलरेडी श्रीलंका को और तरीकों से सपोर्ट करने लग रहा है। 17 मार्च को श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर ने $1 बिलियन की एक क्रेडिट लाइन साइन करी थी नई दिल्ली के साथ। इसके अलावा साल में पहले एक $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन फ्यूल परचेजेस के लिए भी साइन करी गई थी। इंडिया ने एक $400 मिलियन का करेंसी स्वैप भी किया था और अब श्रीलंका $1 बिलियन और की क्रेडिट लाइन की रिक्वेस्ट कर रहा है इंडिया से, ताकि वो कम से कम बेसिक आइटम्स इंपोर्ट कर पाए अपने देश में और इस सिचुएशन को थोड़ा सुधारा जा सके। लेकिन इंडिया इकलौता देश नहीं है जिससे श्रीलंका ने मदद मांगी है। श्रीलंका चाइना के पास भी गया मदद मांगने के लिए। श्रीलंका कर्ज में डूबा हुआ है चाइना के। बहुत सी डेट रीपेमेंट्स थी जो श्रीलंका को करनी थी चाइना को, तो श्रीलंका ने रिक्वेस्ट करा है चाइना से कि उन डेट्स को रीस्ट्रक्चर किया जा सके। और साथ ही साथ चाइना के साथ बात चल रही है $2.5 बिलियन की क्रेडिट लाइन की। इसके अलावा IMF और वर्ल्ड बैंक से भी बात चलने लग रही है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट अगले महीने वॉशिंगटन DC जाएंगे ताकि एक रेस्क्यू प्लान पर काम किया जा सके कि किस तरह से इस देश को बचाया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि ऐसा हुआ क्यों? क्या रीजन है कि श्रीलंका की आज के दिन यह हालत हो गई? इसका कोई एक सिंगल रीजन नहीं है दोस्तों, मल्टीपल अलग अलग रीजंस हैं। 2018 में श्रीलंका वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशंस थी टूरिज्म के लिए दुनिया भर में। लाखों की संख्या में फॉरेन टूरिस्ट इस देश में घूमने आते थे। स्पेसिफिकली कहा जाए तो 2018 का साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग साल रहा था श्रीलंका के लिए। 2.3 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट श्रीलंका घूमने आए। श्रीलंका की इकोनॉमी का करीब 12 से 13% हिस्सा सिर्फ टूरिज्म के बेसिस पर चलता था। लेकिन फिर अप्रैल 2019 में मल्टीपल बम धमाके हुए पूरे देश के अंदर। इन्हें ईस्टर डे बॉम्बिंग्स कहा जाता है। 3 चर्चेज और 3 होटल्स को टारगेट किया गया अलग अलग शहरों में। टोटल में 269 लोग मारे गए, जिनमें से 45 फॉरेन नेशनल्स थे। तो आप सोच ही सकते हो इस एक दिन ने क्यों टूरिज्म को इतना बड़ा झटका दिया। इस बम धमाके के पीछे 8 सुसाइड बॉम्बर्स रिस्पॉन्सिबल थे जो श्रीलंकन सिटीजन्स थे और एक लोकल इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप से एसोसिएटेड थे। अब इसी की वजह से अगले महीने एक बड़े स्केल पर एंटी मुस्लिम वायलेंस देखने को मिला श्रीलंका में। बहुत से मुस्लिम लोगों के घरों पर, दुकानों पर और गाड़ियों पर हमला किया गया, उन्हें वैंडलाइज किया गया। इस चीज को कंट्रोल में लाने के लिए 100 से ज्यादा ट्रूप्स डिप्लॉय किए गए नेगोम्बो टाउन में। कर्फ्यू लगाया गया। सरकार ने फेसबुक और व्हाट्सएप को ब्लॉक कर दिया र्यूमर्स को रोकने के लिए। लेकिन ऐसा करने से रिलीजियस टेंशंस और ज्यादा बढ़ गई। एक्चुअली इससे पहले भी साल 2018 में एंटी मुस्लिम राइट्स हुए थे कैंडी और अंपारा में, और सरकार को तब भी स्टेट ऑफ इमरजेंसी इंपोज करनी पड़ी थी श्रीलंका में। सरकार ने फेसबुक को तब भी ब्लॉक कर दिया था। पता लगा था सिन्हलीज बुद्धिस्ट टेरर ग्रुप्स इन अटैक्स के पीछे रिस्पॉन्सिबल थे। और उसके बाद जब फेसबुक पेपर लीक्स हुए, पता चला फेसबुक का यहां पर एक बड़ा रोल था इन दंगों के पीछे। फेसबुक जैसी एप्स ने कॉन्स्टेंटली कम्युनल प्रोपेगेंडा को बढ़ावा दिया। इनके एल्गोरिथम ने इन चीजों को ज्यादा फैलाया, जिससे लोगों के बीच में एक दूसरे के लिए नफरत बढ़ी और इवेंचुअली ये दंगे हुए। अगर आप सोच रहे हो कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक सोशल मीडिया ऐप ये सब कैसे करवा सकती है, ये यकीन करने वाली बात नहीं लगती, तो मैं आपको कहूंगा दोस्तों, मेरा फेसबुक पेपर्स वाला वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो के बाद देख लेना। उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि फेसबुक ने दुनिया भर में लोगों के बीच में नफरत कैसे बढ़ाई। इनफैक्ट फेसबुक ने बाद में माफी भी मांगी थी श्रीलंका में इन दंगों को लेकर। अब इन सारे रीजंस की वजह से टूरिज्म पर एक बहुत बुरा असर पड़ा, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद फिर मार्च 2020 में आया कोविड-19 का पैंडेमिक, जिससे दुनिया भर का टूरिज्म सेक्टर ठप पड़ गया। जैसा मैंने बताया था, करीब 12-13% देश की इकोनॉमी टूरिज्म पर रिलाय करती है, तो ये पूरा सेक्टर खत्म हो गया। लेकिन फिर भी इतनी बुरी हालत तो नहीं होनी चाहिए सिर्फ टूरिज्म के खत्म होने से। और भी रीजंस हैं यहां पर, सरकार की भी गलतियां हैं। श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षे 2019 में इलेक्शन जीतकर पावर में आए थे। प्रेसिडेंशियल कैंपेन जो इनकी चल रही थी, उसमें इन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव करेंगे अपने देश में। एक और इनकी प्रॉमिस थी कि ये VAT यानी वैल्यू एडेड टैक्स को आधा कर देंगे कट करके। 15% VAT लगता था इससे पहले श्रीलंका में। टैक्स कट करने के पीछे एक सिंपल रीजन था कि टैक्स कम पे करना पड़ेगा तो लोग ज्यादा स्पेंड करेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगी, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। इस लॉजिक में कुछ गलत नहीं है, ये चीज कई जगहों पर काम करती है सक्सेसफुली, लेकिन सही टाइमिंग के साथ ये चीज करी जानी चाहिए और सही प्लानिंग के साथ।
सिचुएशन को समझते हुए। श्रीलंका ने ये टैक्स कट किया 1 दिसंबर 2019 को। 3 महीने बाद कोविड-19 का पैंडेमिक आ गया। तो ये जो लॉजिक था कि टैक्स कम होगा तो लोग ज्यादा कंज्यूम करेंगे चीज, लेकिन अगर लॉकडाउन लगा होगा, लोग बाहर ही नहीं निकल पाएंगे चीजें कंज्यूम करने के लिए, तो कहां से कंजम्पशन बढ़ेगी? ये कंजम्पशन कभी बढ़ी नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ कभी ऊपर गई नहीं, और सरकार को ऊपर से रेवेन्यू लॉस बहुत ज्यादा हो गया। श्रीलंका की पब्लिक डेट बढ़ती चली गई। 2019 में डेट 94% ऑफ जीडीपी थी, 2021 तक 119% ऑफ जीडीपी तक चली गई। इसके अलावा एक और बहुत ही मास्टर स्ट्रोक जैसा फैसला लिया गया इनके प्रेसिडेंट के द्वारा। इन्होंने 2019 के इलेक्शन में प्रॉमिस किया था कि ये पूरे देश में एग्रीकल्चर को ऑर्गेनिक बना देंगे। कैंपेन में बात करते वक्त ये कह रहे थे कि 10 साल के पीरियड में ये पूरे देश के एग्रीकल्चर को ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में शिफ्ट कर देंगे, लेकिन फिर अचानक से इन्होंने एक ऐसा डिसीजन ले लिया कि रात भर में ऑलमोस्ट पूरे देश में एक नेशन वाइड बैन लगा दिया गया सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पर। यह कहा गया कि एकदम से अब पूरा देश अब 100% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने वाला कंट्री बन जाएगा। इस फैसले को लेने के पीछे एक और रीजन था कि इंपोर्ट्स को कट किया जा सके। ये सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स देश के बाहर से इंपोर्ट किए जा रहे थे देश में, तो सरकार को लगा इन्हें बैन करके कुछ इंपोर्ट्स पर भी पैसा बचाया जा सकता है। अब ऐसे फैसलों को सुनकर कुछ पॉलिटिशियन के फैंस कहते हैं कि बड़ा बोल्ड डिसीजन है, अचानक से लिया, बड़ा स्टेप लिया, अच्छा ही लिया होगा। लेकिन ऐसे अचानक से लिए गए बोल्ड डिसीजंस बिना सोचे समझे होते हैं अक्सर। अगर सही में देश में बदलाव लाना है, वो धीरे धीरे प्लानिंग के साथ किया जाता है। असल में ऑर्गेनिक खाने के साथ बात क्या है? ऑर्गेनिक खाना एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, सस्टेनेबल ज्यादा होता है। लेकिन जब फार्मिंग ऑर्गेनिक करी जाती है, उसकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं होती शॉर्ट टर्म में। कहा जाता है कि शॉर्ट टर्म में 20 से 30% प्रोड्यूस कम हो सकता है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो एग्जैक्टली यही देखने को मिला। श्रीलंका एक ऐसा देश था जो राइस प्रोडक्शन में कम से कम सेल्फ सफिशिएंट था, चावल को बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता था। लेकिन इस फैसले के बाद 6 महीने के अंदर अंदर $450 मिलियन सरकार को स्पेंड करने पड़े चावल को बाहर से इंपोर्ट करने के लिए। टी भी बहुत ज्यादा उगाई जाती थी श्रीलंका में, सरकार एक्सपोर्ट करती थी टी को बाकी देशों में। सरकार के लिए फॉरेन करेंसी का एक बहुत बड़ा सोर्स होता था टी को एक्सपोर्ट करना। टी क्रॉप भी इससे तबाह हो गया। अब इसे सुनकर कहीं आपको ऐसा ना लगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्विच करना एक बेकार डिसीजन होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग डेफिनेटली आपकी हेल्थ के लिए बेटर होती है, एनवायरमेंट के लिए बेटर होती है, लेकिन कोई भी फैसला चाहे कितना अच्छा इंटेंशन क्यों ना हो उसके पीछे, अगर बिना सोचे समझे लिया जाएगा, बिना प्लानिंग के लिया जाएगा, तो उसका रिजल्ट ऐसा ही होगा। यहां पर मैं एग्जांपल देना चाहूंगा सिक्किम स्टेट का। इंडिया में सिक्किम 100% ऑर्गेनिक स्टेट है। सिक्किम ने 100% ऑर्गेनिक का ट्रांजिशन सोच समझकर किया। 2003 से ही शुरू कर दिया था इन्होंने, और साल 2016 में इन्होंने डिक्लेयर किया था कि सिक्किम अब एक 100% ऑर्गेनिक स्टेट है। शॉर्ट टर्म में इनकी प्रोडक्शन कम हुई थी कुछ जगहों में, लेकिन अब लॉन्ग टर्म में दिख रहा है कि ज्यादा फर्क नहीं है प्रोडक्शन में। इनफैक्ट सिक्किम के टूरिज्म को भी इससे बढ़ावा मिला है। लेकिन इस चीज की बात किसी और वीडियो में डिटेल में करी जा सकती है कि सिक्किम का ऑर्गेनिक फार्मिंग में ट्रांजिशन करना कैसा रहा, कैसे पॉसिबल हो पाया। अब श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे एक और रीजन है, फूड माफिया वहां का। सरकार का कहना है कि फूड माफिया एक्चुअली में अनाज की होर्डिंग करने लग रहा है, काला बाजारी चलने लग रही है ऐसे बेसिक आइटम्स की, राइस, शुगर, पल्सेस की। और इन सब के अलावा एक फाइनल रीजन है फॉरेन डेट। ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली में एक हिस्टोरिकल प्रॉब्लम रही है श्रीलंका की, जो काफी सालों से चली आ रही है। साल 2017 में ही श्रीलंका की टोटल डेट $64 बिलियन थी। 95% सारा गवर्नमेंट का रेवेन्यू सिर्फ डेट रीपेमेंट में जाता था। साल 2020 में $51 बिलियन की डेट थी, और श्रीलंका ने इंपोर्ट बैन लगाया फॉरेन करेंसी पर इस डेट को रीपे करने के लिए। यहां पर चाइना पर भी काफी ब्लेम डाला जाता है। कहा जाता है कि चाइना यहां पर डेट ट्रैप डिप्लोमेसी करने लग रहा है। चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेंड करता है देशों को कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए, बड़े बड़े हाईवेज के लिए, पोर्ट्स के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, पावर प्लांट्स बनाने के लिए। और जब दूसरा देश उनसे प्रॉफिट नहीं कमा पाता, डेट को रीपे नहीं कर पाता, तो चाइना उस चीज को अपने कब्जे में ले लेता है चाइनीज कंपनीज के हाथों में। इसका एक बड़ा एग्जांपल है श्रीलंका का हम्बनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट, जो नवंबर 2010 में बनाया गया था $1.3 बिलियन की कॉस्ट पर चाइना से लोन लेकर। लेकिन इस पोर्ट को भारी लॉसेस सहने पड़े। श्रीलंका इस कर्ज को वापस नहीं चुका पाया। इसलिए इनकी नई सरकार ने डिसाइड किया कि इस पोर्ट में 80% स्टेक को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, प्राइवेट कंपनीज को बेच दिया जाएगा। और जब फाइनली बिडिंग करी गई, किस कंपनी ने इस पोर्ट में स्टेक खरीदा?
एक चाइनीज कंपनी जिसका नाम था चाइना मर्चेंट्स पोर्ट। नेगोशिएशंस के बाद जुलाई 2017 में एग्रीमेंट फाइनली साइन करी गई और चाइनीज मर्चेंट्स पोर्ट को 70% स्टेक बेच दिया गया। साथ ही साथ 99 ईयर की लीज पर यह पोर्ट दे दिया गया इस कंपनी को। उसके बदले श्रीलंका को $1.2 बिलियन मिले फॉरेन करेंसी में। बहुत से क्रिटिक्स और ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी कि अपने देश को बेचना बंद करो, और इन्हीं सब कारणों की वजह से दोस्तों इनकी करेंसी श्रीलंकन रुपी की वैल्यू भी तेजी से नीचे गिर रही है। पिछले महीने मार्च के शुरू में $1 200 श्रीलंकन रुपीस के बराबर था अप्रोक्सीमेटली। आज के दिन ये सेम कन्वर्जन रेट $1 इज टू 300 श्रीलंकन रुपीस पहुंच चुका है। और क्योंकि इनकी करेंसी की वैल्यू नीचे जा रही है, तो जो भी चीजें ये इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर के देशों से, वो चीजें और महंगी बनती जा रही हैं इनके लिए, और इससे इन्फ्लेशन फिर से ज्यादा बढ़ने लग रही है। इस सिचुएशन का लेटेस्ट अपडेट यह है दोस्तों कि श्रीलंका की पूरी सरकार में सारे मिनिस्टर्स ने अब इस्तीफा दे दिया है। सारे 26 मिनिस्टर्स जो उनकी सरकार में थे, उन्होंने अपने लेटर्स ऑफ रेजिग्नेशन सबमिट कर दिए हैं प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं महिंदा राजापक्सा, और उनके जो भाई हैं जो कि देश के प्रेसिडेंट हैं, जिनके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, इन दोनों ने इस्तीफा नहीं दिया है। लोगों में गुस्सा बहुत है और बहुत से लोग सड़कों पर आकर इस कर्फ्यू को भी डिफाई करने लग रहे हैं। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि जो भी क्रेडिट लाइंस श्रीलंका को दी जा रही हैं, उसकी मदद से श्रीलंका देश अब सक्सेसफुली रिकवरी कर पाएगा और अपनी इकोनॉमी को वापस ट्रैक पर ला पाएगा। किसी भी देश में क्राइसिस और इंस्टेबिलिटी वहां रहने वाले लोगों के लिए ऑब्वियसली खराब होती ही है, लेकिन आसपास के देशों पर भी उसका असर हमेशा दिखता है। अगर श्रीलंका की हालत बिगड़ेगी तो और रेफ्यूजीज हमें इंडिया में देखने को मिलेंगे, और इनडायरेक्टली भी इंडिया पर इसका कई तरीकों से असर दिख सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।